नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा है आज उसका समझिए कि टेस्ट है कि जो भी हम लोगों ने टॉपिक इस अध्याय में पढ़ा था, आज उसके मैं जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखाऊंगा। इसलिए आप सभी अपने अपने नोट्स में क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाइएगा। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जैसा कि वैश्वीकरण के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि वैश्वीकरण है क्या। जब विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, आपसी संबंध बनते हैं, लेन देन शुरू हो जाता है, तो वही वैश्वीकरण है। आइए इसको हम लिखते हैं अपने नोट्स बुक में। सो फ्रेंड्स, राइट डाउन, विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाता है। अधिक से अधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के कारण यह संभव हो रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आधुनिक समय में उत्पादन कार्य अत्यंत जटिल तरीके से संपन्न हो रहा है, क्योंकि अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों की ओर जा रही हैं जो उत्पादन के लिए सस्ता हो, जहां बाजार निकट हो तथा सस्ती मजदूरी पर श्रमिक उपलब्ध हों। कई बार ये कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन करती हैं, जिससे दोनों देशों को लाभ मिलता है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर हो चुका। दूसरा प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर लिखिए। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए यह आवश्यक था। दूसरा लिखिए, 1950 तथा 1960 के दशक में जब उद्योगों की स्थापना हुई तो इन्हें आयात से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। तीसरा लिखिएगा, 1991 में भारत सरकार ने यह निश्चय किया
कि भारतीय उत्पादक विश्व स्तरीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हों। चौथा लिखिएगा, यह भी अनुभव किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार आएगा और उत्पादकों की गुणवत्ता भी बढ़िया होगी। कई प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस निर्णय का समर्थन किया। इसलिए सरकार ने इन अवरोधकों को हटाने का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? जैसा कि इस विषय में थोड़ा बहुत मैंने संगठित और असंगठित क्षेत्र का जब टॉपिक पढ़ाया था तो उस दौरान बता दिया था। चलिए इसका आंसर लिखिए। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को निम्नलिखित प्रकार से मदद करेगा। पहला, भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन अपनाने की अनुमति दी है। वर्तमान वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति भी दी है। सेकंड, अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के स्थान पर थोड़ी अवधि जब काम का दबाव अधिक होता है रोजगार दिया जाता है। इससे कंपनी की श्रम लागत कम होती है और उनका लाभ बढ़ता है। विश्वव्यापी नेटवर्क से जुड़ी बड़ी कंपनियां अधिक लाभ कमाने के लिए सस्ती वस्तुओं की मांग करती हैं। इससे उन्हें प्रतिस्पर्धा में बने रहने में सहायता मिलती है। तीसरे का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? चलिए इसका आंसर लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रायः उन्हीं स्थानों पर उत्पादन कार्य आरंभ करती हैं जहां बाजार निकट हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हों तथा सरकारी नीतियां उनके हितों के अनुकूल हों। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामान्य तरीका होता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना तथा उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से भी उत्पादन नियंत्रित करती हैं। ये छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती हैं और उन्हें अपने ब्रांड से बाजार में बेचती हैं, जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल तथा खेल का सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? लिखिए इसका आंसर। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रायः उन स्थानों पर उत्पादन कार्य करती हैं जो बाजार के निकट हों, जहां कम लागत पर कुशल तथा अकुशल श्रमिक उपलब्ध हों और उन देशों की सरकारी नीतियां उनके हितों के अनुकूल हों। विकासशील देशों में ये सभी सुविधाएं पाई जाती हैं, अतः विकसित देश विकासशील देशों में उनके व्यापार और उनके व्यापार का उदारीकरण चाहते हैं। विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक बनाए हुए हैं, जबकि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देश अवरोधकों को हटाने के लिए विवश हुए हैं। कृषि उत्पादकों के व्यापार पर वर्तमान चर्चा इसका मुख्य उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। चलिए लिखिए। वैश्वीकरण का लाभ धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को हुआ है, क्योंकि उनके पास आज विकल्प अधिक है। उत्पाद की गुणवत्ता और कम कीमत का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। इनका जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ है। पिछले वर्षों में विदेशी निवेश उन्हीं उद्योगों और सेवाओं में हुआ है जिनमें निर्यात की संभावना अधिक है। इन क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना भी हुई है और नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। इन उद्योगों को कच्चा माल देने वाली स्थानीय कंपनियों का भी विस्तार हुआ है तथा अनेकों ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी किया। दूसरी ओर वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। श्रमिकों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण
अधिकतर नियोक्ता इन दिनों रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं, जिसके कारण श्रमिकों को सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाता। अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। इसलिए श्रमिकों को अस्थायी रोजगार मिलता है। उन्हें कम वेतन पर अधिक घंटे काम करना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचती है? यह क्वेश्चन कल हम बताएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हुआ है। कल हम क्वेश्चन नंबर 7 से शेष बचे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। ये सारे आंसर्स आप सभी अपने नोट्स बुक में लिख लीजिएगा, जहां आप लोग नोट्स बना रहे हैं, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप IAS पॉइंट से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।